तो टीम इतना मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप उस पर कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एडिशनल बैंक को चार्ज पे कर रहे हैं। अगर आप डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो 1 से 100% या 1.5% बैंक आपसे चार्ज लेता है, ना कि आपको चार्ज देता है कि कमीशन देता है। ठीक है। अगर वो कुछ कुछ केसेस में वो फ्री होता है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे मंथली चार्जेस होते हैं कि कोई भी अगर वेंडर अपनी मशीन दे रहा है तो वो वहां पे क्या करेगा, अपने मंथली एक चार्जेस करके चलेगा। और आपने इतनी ट्रांजेक्शन की है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतना मिनिमम आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है टीम, ये हमारे एमएटीएम के चार्जेस हैं, मीन्स की कमीशन है वीएलई को जो मिलेगा। मिनिमम 200 रुपये के इस पे ट्रांजेक्शन है, उस पे 64 पैसे मिलेंगे। 500 रुपये पे 1 रुपये 16 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे। 1000 पे 3 रुपये 20 पैसे। 2000 पे 6 रुपये 40 पैसे। 3000 पे 9 रुपये 60 पैसे। और मैक्सिमम वन टाइम पे आप जो विड्रॉल कर सकते हैं वो 9 रुपये, ये 10,000 की कर सकते हैं, जिसपे आपका 9 रुपये 60 पैसे होगा अमाउंट, ये कमीशन होगा। ठीक है टीम, अभी मैं पीपीटी चेंज कर रहा हूँ। टीम, ये कुछ हमारे डूज एंड डोंट्स हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें है कि जैसे पहला आ गया हमारे पास कि ऑलवेज कलेक्ट कैश फ्रॉम फॉर सक्सेसफुल कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन की है, अगर हमने कोई पैसा डिपॉजिट किया है, जब हमारी सक्सेसफुल हो जाती है ट्रांजेक्शन, तभी हम कस्टमर से पैसा रिसीव करें, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है अगर फेलियर कर ट्रांजेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके चलें। कल की डेट में अगर कोई कस्टमर क्लेम करता है कि सर मैंने तो ट्रांजेक्शन नहीं की, मेरे खाते से पैसा निकल गया, या वीएलई ने मुझे पैसा नहीं दिया, उस केस के अंदर आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके चलें, ताकि और साथ में कस्टमर के सिग्नेचर भी करवा लें। उससे होगा क्या कि कल की डेट में जो अगर कोई चार्जबैक आता है या कोई इशू आता है तो वहां पे हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है। उसके बाद सेम है कि आपका ये ट्रांजेक्शन लॉग रिपोर्ट बन जाएगा, आपका रजिस्टर मेंटेन करें। कस्टमर का जो भी आपका कस्टमर आ रहा है उसके सिग्नेचर जरूर लें। उसके बाद जब आप माइक्रो एटीएम को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉपरली एड्रेस फिल करके चलें और अपना एरिया और पिन कोड जरूर मेंशन करें। उसका जो हमारा माइक्रो एटीएम डिवाइस है, ये सीएससी आईडी के ऊपर ही मैप होता है। ठीक है, किसी कस्टमर के साथ उसका कार्ड नंबर या कोई किसी की फोटो कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया किसी कस्टमर का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है कि आप उसके डेबिट कार्ड की अपने पास फोटो बना के रखें। सिर्फ कस्टमर से सिग्नेचर करवा लें कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मैंने की है और इतने अमाउंट की है, कस्टमर को मैंने पैसा दे दिया। जो उसके अंदर डेबिट कार्ड का जिस टाइम आप ट्रांजेक्शन करोगे तो कस्टमर से ही पूछो कि वो अपनी पिन खुद एंटर करें। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है और ट्रांजेक्शन स्टेटस ब्लैंक है तो 24 घंटे के लिए आप वेट करें। डू नॉट आस्क, और कस्टमर को बोले कि वो कोई भी चार्जबैक के अप्लाई ना करें। 24 घंटे तक पहले आप वेट करो, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। इन केस अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो अगर ट्रांजेक्शन फेल होती है तो कस्टमर को पैसा देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फेल्ड ट्रांजेक्शन के अंदर मान लिया अगर आपने कस्टमर के से आपने पैसा विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, तो जो अगर इन केस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन वो पैसा
कस्टमर के खाते में ही वापस जाएगा। अगर इन केस आपने किया डीएमटी और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गई है, तो वो पैसा आपके वॉलेट में आएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे ये डूज एंड डोंट्स हैं। ये सेम प्रोसेस आपका डीएमटी के लिए दे रखा है। अच्छा, डीएमटी के अंदर कुछ वैल्यूज की क्वेरी आती है हमारे पास कि सर मेरी लिमिट पूरी हो गई है, तो उसके लिए वीएलडी क्या करता है कि एज ए रिमीटर वो खुद को ऐड कर लेता है और उसके बाद वो आगे कस्टमर को ऐड करता चलता है। टीम, इस चीज का ध्यान रखना कि जो रिमीटर है, रिमीटर आप कस्टमर को ऐड करो जो पैसा भेजने आया, और उसके बाद उसके जो रिमीटर का लॉगिन करके के अंदर फर्दर बेनिफिशियरीज को आपने ऐड करना है। बेनिफिशियरी को ऐड करोगे, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करो। एक रिमीटर की लिमिट 25,000 रुपए की है महीने की, और दिन की 5,000 रुपए की होती है, मान लिया। और इसके ऊपर जो आपका कमीशन रहता है वो 1% का रहता है। 1% के अंदर होता है कि मान लिया आपने, कोई कस्टमर है वो 5,000 रुपया ट्रांसफर कर रहा है, तो जो उससे कस्टमर से आप लोगे रिमीटर से, वो 5,050 रुपया आपने लेना है। ठीक है, देंगे, और 30 31 रुपये आपका कमीशन आएगा। उसके बाद ये डूज डोंट, उसके बाद हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं। उसके अंदर है कि उसके अंदर क्या सॉल्यूशन आपने करना है। एक आ जाता है हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर फॉर्मेट इनवैलिड, यानी कि इशू डो टू नॉन एक्सेस ऑफ मदरबोर्ड सीपीयू डिटेल्स प्लीज। इसमें क्या है कि अगर हमारा डिवाइस कोई हैम्पर हो जाता है, एक सेकंड होल्ड करना टीम, एक कॉल आ रही है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है भाई, टेक्स्ट मैसेज में आप देखते रहिए साथ साथ, और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर ले। जैसा प्रिंसर ने बताया कि हमारी मशीन है इस करेक्ट, जब वहाँ भी विलेज यही पूछ रहे थे कि सर एक गाँव में आज भी देखने को मिलता है, वहाँ पे एटीएम नहीं है और लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। तो आप अपने यहाँ पे मिनी एटीएम का बोर्ड लगाइए, और मैं वहाँ भी एक वीएलई को बता रहा था कि आप एक कहीं भी आप जुगाड़ करके उसमें एक छोटी सी लाइट लगा के, व्हाइट जो हमारी होती है ना कैन, उसमें आप बोर्ड लगा लीजिए, लाइट लगाइए बाहर, या एक अपना बोर्ड बना के लगाइए जिसमें लाइट लगती हो। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है टीम, इसमें कुछ एक टेक्निकल इश्यूज आते हैं, बाकी जो पीपीटी है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट हेडर फॉर्मेट इनवैलिड आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका लैपटॉप हो गया या कुछ भी है, उसकी वजह से आपका ये इशू रहता है। तो वहाँ पे एक कुछ वीएलईज मेरे विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको सुजेशन दूंगा कि वो विंडोज 10 पे अपना अपग्रेड कर ले सिस्टम, क्योंकि डे पर डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 की सपोर्ट भी छोड़ दी है। ठीक है, अब विंडो 7 की सपोर्ट नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट, विंडो 10 हो चुके और विंडो 11 आ गई आगे नहीं। ठीक है, तो मिनिमम आप अपने सिस्टम में विंडो 10 अपना करके चलिए। ठीक है, तो ये इस टाइप का इशू नहीं है आपका। उसके बाद उस टाइम पे अनेबल टू रीच सर्वर और एंड पे इशू आ जाता है। ठीक है, ये अपने एंड पे इशू होता है, तो थोड़े टाइम के बाद उसको रिट्राई कर लीजिए, वो आपका चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इशू, होता है अनदर इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, उसमें होता है कि आपकी जैसे होता है क्या है कि कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आपने जैसे डीजीपी चलाया, उसके बाद वो फ्रंट पे स्क्रीन नहीं आई। ठीक है, आपने फिर से दोबारा जब स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे ये आपको एरर आ जाता है, अनदर इंस्टेंस ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपने, अपना टास्क मैनेजर को ओपन कीजिए और टास्क मैनेजर में जाके चेक कर लीजिए कि आपका डीजीपी की सर्विस रन तो नहीं हो रही है। अगर रन हो रही है तो उसको वहां से स्टॉप करके या फिर दोबारा से उसको इनिशिएट कीजिए, वो आपका चल जाएगा। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन टैग ओथ इज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो हमारी मेथड दे रखा है कि
हमें सर्विसेज विंडो आर करेंगे, रन ओपन हो जाएगा, उसका सर्विसेज डॉट एमएससी में हम इंटर करेंगे, उसके बाद आगे सर्विस पे हमें चेक करना है और उसको रीस्टार्ट करना है। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद भी नहीं तो सर्विस है उसको रीइंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद में उसके बाद है इनपुट पे ऑप्शन शुड। ठीक है, ये भी हमारा आरडी सर्विस का एरर है। आरडी सर्विस को रीस्टार्ट कीजिए, अगर नहीं होती है तो आरडी सर्विस को रीइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद तो फेल टू प्रोसीड प्लीज ट्राई अगेन। इस केस में क्या होगा कि हमें सी ड्राइव में जाएंगे, सीएससी गवर्नेंस डीजी पे प्रिंट लॉग्स पे जाएंगे, इस फोल्डर की हम कॉपी करेंगे और उसके बाद हमारे क्या करेंगे, डीजी पे को हम रीइंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अनेबल टू वैलिडेट यूजर इनफो इनवैलिड यूजर प्रोवाइडेड। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि कुछ जो हमारी नई सीएससी आईडी होती है, ठीक है, वो हमारी मैप नहीं हो पाती, उसके लिए 7 डेज का अप्रोक्स टाइम लग जाता है सारी सर्विसेज को एक्टिवेट करने में मिनिमम। ठीक है, तो 7 डेज तक आप वेट कर लीजिए। और अपनी इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट जाके कि वहां पे आप सारे अपडेटेड नहीं है। उसके बाद आता है रिक्वेस्ट, उसके इजी को क्लोज कीजिए, रीओपन दो से स्टार्ट कीजिए मेंटली। उसके दोबारा एक्टिवेशन हो जाती है, इशू है इसमें कोई किसी का वो नहीं है के साथ कोई होगा। ठीक है, बात टीम डू एंड डोंट्स है ना, ये के साथ शेयर करता हूँ कि अपने कस्टमर को कैसे बढ़ा। एक मिनट में सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसमें से कोई भी वीएलई बता सकता है कि पेंशनर का डेटा कैसे निकलता है? कोई भी एक वीएलई जिसको पता हो कि हम अपना कस्टमर बेस डीजीपे में कैसे बना सकते हैं। कुछ जगह पे हमने ट्रेनिंग्स करवाई है, जैसे सिरसा हो गया, कैथल हो गया, वहाँ पे वीएलई को हमने बताया है कि आप अपने कस्टमर बेस कैसे बनाएंगे, कैसे अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे। कोई भी वीएलई अपना माइक आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जैसे सर ने पूछा कि आप अपना पेंशन की, आपके गांव में कितनी पेंशन लगी हुई है, किसको कौन सी पेंशन मिलती है, उसका डाटा आप कहाँ से निकाल सकते हैं। अगर किसी को पता है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, नहीं तो सर अपनी तरफ हेलो से गाइडलाइन देकर आपको समझाएंगे। जी मेहर सिंह जी बोलिए। हेलो सिंपल है सर, हाँ सर, एक अपनी गूगल पे सर्च कर सकते हैं सर, लाभार्थी का पेंशन पें, विवरण देखे सोशल जस्टिस वर्ल्ड साइट पे। पेंशन सोशल जस्टिस वर्ल्ड डॉट साइट पे हम देख सकते हैं सर। ठीक है टीम, यानी कि सभी वीएलईस को इस चीज के बारे में पता है कि कैसे ये हमारा होता है। ठीक है, बाकी मैं सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। हाँ जी सर, डीजीपे के बारे में क्वेश्चन है सर मेरा। जी पूछिए। सर एक तो इसमें ना पेमेंट अक्सर फेल्ड हो जाती है, जैसे हमारे में अपने अकाउंट में डालनी होती है ना आईएमपीएस, हमारे पैसे भी कट गए और अभी पेमेंट भी हमारे खाते में नहीं आती। नहीं, पे आउट में तो कोई इशू नहीं आता। पे आउट के अंदर सर देखो, मैं एक चीज जी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। पे आउट के अंदर मैक्सिमम नेफ्ट करते हैं हम जिस टाइम पे बैंक की छुट्टी होती है। ठीक है, जी जैसे जी आज बैंक बंद है, ठीक है, जी तो उस केस जी में हो जाता है कि कुछ ट्रांजेक्शन डिले हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जब बैंक का सर्वर बिजी हो जाता है, उस टाइम पे आपकी ये ट्रांजेक्शन होल्ड पे होती है कि आपके खाते में उस टाइम पे ऑन द स्पॉट पैसा नहीं जा पाता। बाकी अगर वर्किंग डे है, वर्किंग डेज में कभी कोई इशू नहीं आता। सर एटीएम की अप्लाई किए हुए तकरीबन 8-9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक एटीएम नहीं मेरे पास पहुंचे, माइक्रो एटीएम। आप एक बार वीसी के बाद मेरे पास डिटेल भेज देना, मैं चेक कर दूंगा आपका। और सर एक क्योंकि जो डीएमटी होती है मनी ट्रांसफर, वो नहीं हो रही सर, वो कब तक चालू हो जाएगी? आपकी आईडी नहीं है हर्ष जी? नहीं सर, पुराने साल पर होगा। हाँ, तो आपकी स्टार्ट होगी विंडो 10 डाल के, एक बार अपनी केवाईसी अपडेट कर दीजिए, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी।
मेरे पास विंडो 11 है, उसमें से नहीं होगा, नहीं ना ही फोन से होती है। भाई विंडो 10 अपडेट कर लो एक बार। और जो डीजी पे, सुनो एक बार, डीजी पे का कुछ वीएलई अभी भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। डीजी पे का 6.7 वर्जन है आपका डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए, और 6.9 वर्जन है आपका इसके एंड्रॉयड फोन के लिए। एक बार अपना सिस्टम को अपग्रेड कर लीजिए विंडो 10 विद 6.7। अगर उसके बाद भी कोई इशू है आप एनी डेस्क पे हमें दे सकते हैं, वो हम चेक कर देंगे। एक बात और है, क्या? वो मेरे पास ना उसका मेरे पास बैंक बीसी का मैसेज आता रहता है, वो बैंक वाले अकाउंट ओपन करके नहीं दे रहे हैं। सर डीजीपी में कमीशन नहीं आ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक नहीं आ रहा सर। कोऑपरेटिव बैंक रोहतक, कोऑपरेटिव बैंक सोनीपत आता है, रोहतक नहीं आता सर इसमें। सर इसमें आवाज आ रही है कोऑपरेटिव क्या? बैंक कोई भी नहीं है। जो इसके अंदर बैंक है वो सारे नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे, और पीएसबी है। ठीक है, सर यहाँ इसके के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में नहीं है है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर कोऑपरेटिव बैंक प्रवीण का सर मेरे कोई नहीं है। 2,500 रुपए कट चुके हैं 19 तारीख को, लेकिन अभी तक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए सर एसबीआई में। सर उसके लिए हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, अभी जी डाल देता हूँ। हेलो जी हेलो। आप अपने डिटेल भेज दीजिए, क्योंकि बैंक को जिन्होंने अभी पीछे लास्ट वीक भी हमने लिंक दिया था, उसके अंदर जिन वीएलईज ने अपनी डिटेल भेजी थी सर वो सारी की सारी डीजीपी में हमने कमीशन आपके नहीं आ अकाउंट रहा में है। पुश कर दी है। हेलो ठीक है सर। सर डीजीपी में कमीशन नहीं आ रहा है। कमीशन तो भाई एवरीडे आता है। अगले डे भी नहीं आ रहा है सर। एक बार भेज दो अपनी सीएससी आईडी, मैं चेक करवा देता हूँ भाई। एपीएस का आया था तो सर एपीएस का भी नहीं आ रहा है कल से। सर हेलो सर विंडो 10 एपीएस भी का भी और नहीं आ रहा है, डीजी पे था कल ना, से नया कमीशन वर्जन नहीं आ रहा है। मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा भाई सर समझ उससे। नहीं आ रहा, एक बार मैं हेलो डाल देना। सर जी जिनकी डीजी पे से 100 ट्रांजैक्शन है और सीएससी से भी 100 हैं जी, उनके सरल एक्टिवेट होंगे क्या जी, ना हो से जी?